चलो भाई, थोड़ा था, दो तीन चीजें लिख लो। एक तो बलबन का नाम मैंने बताया था, क्या था? उलुग खान। क्या नाम था? बोलो उल्लू यार। उलूग खान। खान। उलुग खान। क्लास में, अब क्लास चल रही है, सेशन हो गया डाउट वाला डांट वाला सब, अब वापस आ जाओ बिल्कुल। एक घंटा तो आज इसी में निकल गया भाई। एक और लिख लो, कहीं कहीं आप इसका नाम पढ़ेंगे बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। कहीं आप पढ़ेंगे कहीं कहीं आप पढ़ेंगे गियासुद्दीन बलबन बलबन। तो कंफ्यूज मत होना, इसी का नाम है, लिख लेना। ठीक है। यस सर। अगला लिखो। ज्यादा वैसे इसका कुछ है नहीं, लेकिन लिख लो। कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ बलबन। बलबन के निर्माण कार्य। एक तो उसने लाल महल बनवाया था, कुछ ज्यादा खास नहीं है। बाद में हम देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी उस महल में नहीं रहता, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यार, मैंने अपने जो थे मेरे उनके वही दगा दे के बना। खैर, लेकिन बाद में रह लेता है। तो लिख लो इसमें लाल पैलेस। रेड पैलेस मत लिख लेना, लाल पैलेस लिख लो, या लाल महल। दिल्ली में ही है ये। अब तो बहुत बुरी हालत में, जर्जर स्थिति में है। दूसरा लिख लो टूम्ब ऑफ बलबन। इसने अपने मरने से पहले ही काम शुरू करवा दिया था, पहले ही बोला था कि जब मैं मरूंगा तो मुझे यहाँ दफन करना। टूम्ब ऑफ बलबन, ये उधर ही है अपना, मेहरौली में ही। ठीक है। इसको ये कहता है दारुल अमान। हेवन ऑफ सेफ्टी। मतलब इसका मानना था कि जब तक मैं रहा, दिल्ली सल्तनत एक सुरक्षित हाथों में थी, और अब मैं स्वर्ग सिधार रहा हूं, मैं जन्नत जा रहा हूं। तो ये है सुरक्षा का स्वर्ग। ऐसा इसको बलबन बोलता था। बाकी इसके बारे में जो बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लेना। इट इज कंसीडर सर टू बी दी। सर बलबन का मकबरा सुरक्षा का स्वर्ग है। हाँ, वो ऐसा बोलता था, दारुल अमान बोलता था अपने इसको, टोम को, कि कल को मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये जगह दारुल अमान रहेगी, हेवन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, लिख लिया। आगे लिखो, इसी में टोम्ब ऑफ बलराम में से एक पॉइंट लिख लेना। इट इज कंसीडर्ड टू बी दी फर्स्ट स्ट्रक्चर टू हैव अ ट्रू डोम एंड एन आर्क। इट इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू हैव अ ट्रू डोम एंड एन आर्क। यह एक वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना मानी जाती है। Sir, can you please repeat? It is considered to be the first structure to have a true dome and an arc। यह एक वास्तविक गुंबद
और मेहराब वाली पहली संरचना मानी जाती है। मतलब जैसे आप नॉर्मल समझो, जो आप आज के टाइम में देखते हो ना, जैसे कोई भी आप मस्जिद देखो, मजार देखो, तो उसके ऊपर गुंबद होता है, डोम शेप होती है। ये सबसे बड़ा ताजमहल का ही उदाहरण देखो, वो डबल डोम स्ट्रक्चर है। आगे हम आर्किटेक्चर में आरुष सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। बल्बस डोम बोलते, बल्बस, बल्बन नहीं, बल्बस, बल्ब नुमा, बल्बस डोम। लेकिन उससे पहले अगर एक ट्रू डोम आर्किटेक्चर जो बनाया गया, वो बलबन की टूम थी। इससे पहले कोई इस तरह का, जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपर एक गुंबद, ठीक है, एक वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली कोई संरचना है, तो वो आपकी बलबन का मकबरा को माना जाता है। ठीक है, सर एक डाउट है। निकला। हाँ पूछिए। सर आपने कहा था कि टूम्ब ऑफ फादर्स को बोलते हैं इल्तुतमिश को, तो फिर इसका रियल कैसे हो जाएगा सर? उसने पहली बनवाई थी, शुरू उसने किया था, इसलिए उसको जनक बोला गया, ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर हम ओके। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो ट्रू डोम, एक, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग हो जाएगी, उसमें हमें गहराई में नहीं जाना। जो एक वास्तविक गुंबद होता है, वो अगर किसी ने शुरू किया, या उसका पहला जो एविडेंस मिला है, वो बलबन की टूम्ब है। ठीक है रोहित। ओके सर। मैं दिखाता हूँ। अब तो इसके एक्चुअली रूइंस बचे हैं, उसको आप प्रॉपर समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी बुरी जर्जर हालत में है ये है हेवन ऑफ सेफ्टी। अब इसकी खुद की सेफ्टी नहीं रही, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये देख पा रहे हैं, ये पूरा रुइंस में हो गया है। ये देखो, ये इसको एक ट्रू आर्क आर्क माना गया है, प्रॉपर मतलब वास्तविक मेहराब। तो आपसे कुछ इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला एविडेंस, ये पहला फर्स्ट स्ट्रक्चर टू हैव अ ट्रू डोम एंड आर्क, सिंपल बलबन स्टॉम्ब, ठीक है। ये देखो वो इसका लाल महल, लाल पैलेस जिसको कहते हैं, दिख रहा है, ठीक है। चलो वापस आओ, डालो अगला चैप्टर, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। लिख लिया सर। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? जी सर, आ रही है। ये सर आ रही। ठीक है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्या पढ़ा था, मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी के ट्यूमर्स का संरक्षक था, गार्जियन था, और बाद में वही उसको मार देता है। अच्छा होता क्या है ना, ये जलालुद्दीन पहले लिखो, दो तीन पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूँ। लिखो, खिलजी डायनेस्टी में लिखो, लिखो, खिलजी वर टर्किश, खिलजी वर टर्किश, बट देयर एंसेस्टर सेटल्ड अर्लियर इन अफगानिस्तान। खिलजी मूल रूप से तुर्की थे, ये तुर्क के थे। खिलजी मूल रूप से तुर्क के थे, लेकिन इनके पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए। खिलजी वर टर्किश बट देयर एंसेस्टर सेटल्ड अर्लियर इन अफगानिस्तान। खिलजी वर ओरिजिनली टर्किश बट देयर एंसेस्टर्स सेटल्ड अर्लियर इन अफगानिस्तान। खिलजी मूल रूप से तुर्क के थे, लेकिन इनके पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए थे। आगे लिखो, खिलजी एडॉप्टेड, ये खिलजीज कह सकते हो, एडॉप्टेड अफगानी कस्टम्स एंड कल्चर। इन्होंने अफगानी रीति रिवाजों व संस्कृति को अपना लिया था। सर एक बार रिपीट कीजिए। इन्होंने अफगानी रीति रिवाजों व संस्कृति को अपना लिया था। खिलजी एडॉप्टेड अफगानी कस्टम एंड कल्चर।
खिलजी adopted Afghani customs and culture. अगला लिखो, establishment of खिलजी dynasty is called खिलजी revolution. खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है. सर एक खिलजी बार वंश रिपीट की कीजिए। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है. Establishment of Khilji dynasty is also known as Khilji revolution. अच्छा देखो, हुआ क्या, अभी तक इंडिया में जितने भी रूलर्स आ रहे थे, भाई सबसे पहले हमने देखा, जहां से हमने शुरू किया, अरब्स आए, लेकिन अनसक्सेसफुल हो गए, वापस चले गए. ठीक है. उसका हमने देखा टर्क्स आए, और एक अच्छी खासी पूरी डायनेस्टी हमने पढ़ी उसके ऊपर, स्लेव डायनेस्टी, दास वंश जिसको हम कहते हैं. तो जो लोगों में, चाहे अमीर हो गए, उलेमा हो गए, या नॉर्मल पब्लिक भी, टर्क्स को लेके, तुर्कों को लेके एक सेंस बैठ गया कि ये सुपीरियर है. देयर वाज अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अमंग ऑल द जनरल पब्लिक, इवन इन द कोर्ट, वेदर दे आर एलीट क्लास लाइक अमीर, उलेमा, कि ये जो है ये सबसे एक अलग है, इनसे ऊपर कोई नहीं है. उसके बाद जब ये आए जलालुद्दीन खिलजी, जो कि ये तो तुर्क, लेकिन आप नॉर्मल भी देखो आज के टाइम में, कोई अपने पुराने बाप दादा के टाइम के, मान लो आप एक जगह के हो, सपोज करो मारवाड़ी हो, ठीक है, लेकिन अब आप सुनते हैं झुनझुन वाला, अभी था ना वो ट्रेडर रहे हैं बहुत बड़े, जिनकी डेथ हो गई है लास्ट ईयर, भाई मुंबई में रह रहे हैं पिछली पीढ़ी से या कब राकेश से. वाला। हाँ, झुनझुन वाला. लेकिन आप देखेंगे झुंझुनू एक जगह पड़ती है राजस्थान में, ये वहां के हैं. एक कहावत भी प्रचलित है कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी. तो हर जगह ट्रेडिंग कम्युनिटी गई है, बिजनेस क्लास. नॉट ओनली दिस, और भी जगह आपने देखा, कोई बंगाल में है, कोई कहीं है. तो होता क्या है, ओवर द पीरियड आप उस जगह चले तो जाते हो, तो वहां के लोग, मान लो आप महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के लोग आपको नहीं मानेंगे, कहेंगे अरे तू क्या है मराठी, तेरे तो 3 साल पहले या 4 पीढ़ी पहले तुम लोग तो राजस्थान से आए थे, या यूपी से आए थे, कन्नौज के पास से, कुछ भी. और जब आप अपने गांव जाते हो तो वहां का भी यही थोड़ा रहता है कि अरे तुम काहे के अब राजस्थानी रह गए यार, तुम कहाँ के, तुम लोग तो 3 पीढ़ी पहले महाराष्ट्र चले गए थे. तो डामा डोल हो जाता है, ना इधर के ना उधर के, मतलब. ठीक है, दो सक्सेसफुल यही लोग हुए हैं भाई, जो अपने घर से निकला है वही बड़ा है. एक जगह रह के तो आदमी कूप मंडूक बन के रह जाता है. खैर, तो यही कुछ इनके साथ हुआ. ये ओरिजिनली तो टर्किश थे, लेकिन ये बाद में इनके पूर्वज, एंसेस्टर्स किधर आके रहने लगे, अफगानिस्तान. और इनको अफगानी कस्टम कल्चर भी आ गया. मतलब आप ये समझिए, किसी भी रीति रिवाज का धर्म से लेना देना बिल्कुल नहीं है. इधर हरियाणा में और राजस्थान का अलवर रीजन जो है, यहाँ पे इस रीजन को कहते हैं मेवात. ठीक है. और यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, जिनको मेवाती बोलते हैं. लेकिन आप देखोगे ये सारे जो ट्रेडिशन है वो हिंदूज वाले फॉलो करते हैं. इनके यहाँ पितृपक्ष भी मनाया जाता है. ठीक है. प्रॉपर, और भी जो रीति रिवाज है हिंदुओं के, वो फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि जो कल्चर होती है ये बहुत बड़ी चीज होती है. ये नहीं चेंज होती एकदम से, ये नहीं छूटती है आपसे. ठीक है. तो कहने का क्या मतलब है, ये अफगानी हो गए थे, लेकिन थे तो टर्किश, लेकिन लोग इनको कहते थे कि नहीं यार तुम कहाँ के टर्क, तुम तो अफगानिस्तान से हो. तो एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी जो बना हुआ था, वो किसके लिए बना हुआ था, टर्क्स के लिए. अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये जब राजा बना, सुल्तान बना, इसकी उम्र थी लगभग 70 साल के आसपास. कितनी उम्र थी, 70 साल. और ये थोड़ा, इसको बाद में गिल्ट भी हुआ कि अरे नहीं यार, मैंने बताओ जिसकी मुझे रक्षा करने को कहा गया, जिसका गार्जियन बनाया गया, मैंने उसी को मार दिया. तो ये काफी दिन तक, तो कहते हैं 1-1.5 साल, दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है किलकोरी करके, आज तो अब दिल्ली में ही आती है, पहले 7-8 किलोमीटर दूर पड़ती थी, किलोखरी करके पड़ती है एक जगह. ये वहां रहने लगा था, वहीं से शासन करता था, क्योंकि इसको लगता था कि यार दिल्ली की जनता तो अपनी, मतलब मुझे जूते चप्पल लेके भगाना है, क्योंकि एक तो मुझे अपना नहीं मानते, प्योर नहीं मानते हैं, और प्लस मैंने उनके पिछले शासक को मारा,
तो ये किलोखरी नाम की दिल्ली में जगह पड़ती है, यहाँ ये रहने लगा। बाद में जो यंग खिलजीस थे वो आए, कह रहे उस्ताद ऐसा नहीं होता, यहाँ तो जी चढ़ते सूरज को सलाम है, अब तो आप सुल्तान है, आप चलो, क्या इन चीजों में आप रहते हो। बाद में हम देखते हैं कि इसकी जो एक मतलब आउटलुक था, एक जो इसका नजरिया था लोगों को लेके, थोड़ा हम्बल था, और मतलब थोड़ा बेनिवोलेंस की तरफ था, इवन टुवर्ड्स हिंदुओं को भी ये बड़े मतलब उससे क्या, ठीक है लिबरल एटीट्यूड, हाँ कुछ नहीं। इवन इसने तो ये तक स्टेटमेंट दिया था, इसका फेमस है जलालुद्दीन खिलजी का, कि द स्टेट इन इंडिया कुड नॉट बी ट्रूली इस्लामिक, कि भारत में हम पूरी तरीके से मुस्लिम शासन लागू नहीं कर सकते, हमें एक समन्वय साठ गांठ मिला के ही आगे चलना होगा। बाद में हम देखते हैं कि इसका एक भतीजा है, मतलब इसका क्या बलबन था, बलबन का भतीजा है मलिक छज्जू करके एक, वो कारा एक जगह पड़ती है, कारा, ठीक है, यहाँ का गवर्नर था कौन, मलिक छज्जू, बलबन का भतीजा, नेफ्यू लिख लो। तो इसने रिवोल्ट कर दिया जलालुद्दीन के खिलाफ। तो बाकी खिलजी या बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा अरे हुजूर इसकी इतनी, वो कह रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं कहना, आप उसको पकड़ के लाओ। तो बोले कि देखो हुजूर, मैं जानता हूं भाई आप बलबन के जो मेरे ऊपर रहे हैं उनके, क्योंकि इसकी एज भी देख रहे हो ना 70, बलबन के टाइम था 40 और इनमें कमांडर्स में। तो इसने कहा कि यार आप बलबन के भतीजे हो, देखो आप ऐसे मत करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप शांति से राज करो और ऐसे दंगे वंगे मत करो, रिवोल्ट विद्रोह मत करो। तो इसने कहा कि बस तुम मुझे छोड़ दोगे, जो बलबन का भतीजा था जिसका नाम मैंने बताया मलिक छज्जू, मैं लिखवा दूंगा आगे, ये बड़ा हैरान, कह रहे तो आप मुझे छोड़ दोगे, कह रहे अरे हुजूर मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, आप मालिक हो हमारे, भले ही हम सुल्तान हैं तो आप, मतलब ये बहुत बेनिवोलेंट नेचर का था। तो इसने मलिक छज्जू को माफ करके वापस भेज दिया। उसके बाद हम देखते हैं मलिक छज्जू फिर से विद्रोह करता है। तो इस बार ये करता कुछ नहीं है, अपने ही भतीजे, इसका भतीजा हम आगे पढ़ेंगे अली गुर्श करके, जिसको हम बाद में जानेंगे, जो इस डायनेस्टी का महानतम शासक रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अपने इस भतीजे अली गुरुश को ही कारा का गवर्नर बना देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के टाइम पहली बार साउथ में कैंपेन हुआ। अब जो अलाउद्दीन था, अली गुरुश यही से कहता है कि अरे चाचा जान, क्या आप यहाँ, वो नॉर्थ इंडिया की तरफ, थोड़ा साउथ में भी चलते हैं। तो इसी के नेतृत्व में आगे साउथ में अलाउद्दीन जाता है और देवगिरी पड़ती है महाराष्ट्र साइड, उसको जीत के आता है। उसके बाद हम देखते हैं रणथंभौर, राजस्थान में जगह पड़ती है रणथंभौर, सबने सुना होगा, नेशनल पार्क भी है हाँ ना? यस सर है। राजस्थान में जगह पड़ती है रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क भी है सर। यहाँ पे ना, मैंने क्या बताया था, चौहान डायनेस्टी की राजधानी क्या थी, पहले अजमेर थी, अजमेर के बाद दिल्ली। उन्हीं चौहानों की एक शाखा रणथंभौर में रहती थी, ठीक है। और रणथंभौर में इस टाइम यहाँ राजा थे राणा हमीर, हमीर सर, राणा हमीर नहीं, गलत कह गया, हमीर देव चौहान, ठीक है। अच्छा, रणथंभौर का किला अपने आप में बहुत, जैसा कहते हैं ना, उसकी एक सामरिक महत्व अलग था, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। होता क्या था, ध्यान से समझो, ये आपका मान के चलो, ये आपका दिल्ली वाला एरिया है, ठीक है, ये है आपका दिल्ली, ये आपका गुजरात है, यहाँ पे आपका पोर्ट है। तो जो आपको ट्रेड करना है सी रूट से और देशों के साथ, भाई ट्रेड सी रूट से ही तो इजी होगा, लैंड रूट से तो उधर, फिर आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आता है, पहले अब्बासिद कैलिफेट था, तो सी रूट से चीजें इजी पड़ती थी। तो जब आप दिल्ली से गुजरात की तरफ आएंगे तो आपको राजस्थान का ये पड़ेगा, यहाँ पे आपके पड़ता है रणथंभौर, क्या पड़ता है, रणथंभौर। उधर आपके नीचे ये मालवा प्लेटू वाली जगह पड़ती है, जो थोड़ा राजस्थान में और मैक्सिमम एमपी में है। फिर आप गुजरात पहुंचते हैं, और बीच में ये ऐसी जगह है जहां पे एक दूसरा ही शासक रूल कर रहा है रणथंभौर में, हमीर नाम का, हमीर देव चौहान, जिसको हम बचपन में कहानी सुनी होगी, हटी हमीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हटी हमीर, बहुत जिद्दी था ये, बताऊंगा इसके बारे में भी। तो ये इस ट्रेड रूट पर रणथंभौर था। और रणथंभौर का किला आगे हम पढ़ेंगे, अबू फजल, अबू फजल अकबर का कोर्ट पोर्ट हुए हैं, उन्होंने इस किले के बारे में कहा है कि भारत में सारे किले नंगे हैं, लेकिन एक रणथंभौर का किला बख्तर बंद है।
बख्तरबंद जानते हैं, सिक्योरिटी वाइज सबसे टॉप। इसको अभेद है, इसको कोई भेद नहीं सकता। मतलब इतना ऊंचा है ये किला, कभी आप घूमने जाए तो देखिएगा कि अगर आप, कहा जाता है कि ऊपर से पत्थर फेंको तो पत्थर को भी नीचे आने में 10 मिनट लग जाएंगे। तो अपने आप में अगर आप इस किले पे आप कब्जा कर लेते हैं तो स्ट्रेटेजिकली, सामरिक दृष्टि से, सामरिक महत्व से आप इस रूट पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हाइट इतनी है और चारों तरफ से ये पहाड़ियों से, 7 पहाड़ी हैं, 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है किला। तो सेफ बहुत है। प्लस इसकी हाइट इतनी है कि दूर से अगर कोई दुश्मन आ भी रहा है तो आपको दिख जाएगा। तो जलालुद्दीन खिलजी लगभग ये बात है 1290 के आसपास की यहाँ अटैक करता है। कहाँ? रणथंभौर। जहां पे कौन है? चौहान डायनेस्टी का, चौहान की एक शाखा, हमीर चौहान। और हमीर देव चौहान इसको हरा देता, बुरी तरीके हराता है। इवन हमीर देव चौहान के बारे में कहा जाता है, हमने परमार डायनेस्टी में एक राजा पढ़ा था, भोज परमार। भोज परमार के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ भाई। यस सर। है? चलो क्वेश्चन पूछूं यस अभी, सर, नहीं पढ़ा था। पूछूं? क्वेश्चन पूछूं भोज परमार का? चलो नहीं पूछ पूछता हूँ। वहां लीजिए उन्होंने सर, वाघ पूछ देवी का, लीजिए। सरस्वती माता का मंदिर बनवाया था, याद आ गया? तो यस सर। हमीर चौहान हाँ ने सर। भोज परमार को भी हरा रखा है। तो ये अपने आप में बहुत एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया 1290 में, तो हमीर देव चौहान ने इसको हरा दिया। ये हार गया, ये जीत गया। उसके बाद 1292 में ये फिर आया। काफी दिनों तक वहां रुका रहा जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन बाद में इसको लगा पार पड़ेगी नहीं, हमीर देव चौहान फिर हमें हराएगा, और ये वापस जाने लगा। और इसने जाते जाते एक बात कही कि मेरे सिपाहियों, मेरे सेनापतियों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, और यहां से चलो आप लोग। कहने का मतलब है, कहावत सुनिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली चीज। उसको पता था पार तो पड़ेगी नहीं, मैं हमीर चौहान को हरा तो पाऊंगा नहीं। तो इसका स्टेटमेंट स्टेटमेंट फेमस है, आई डू नॉट कंसीडर सच 10 फोर्ट्स इक्वल टू अ सिंगल हेयर ऑफ माई मुस्लिम ब्रदर्स। और ये फिर वापस चला गया। ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि एक सूफी संत हुए हैं, सिद्दी मौला। कौन हुए हैं? सिद्दी मौला। उन्होंने बोला, नॉर्मल जनरली ऐसे ही बैठे थे, उन्होंने बोला कि यार ये जो नया सुल्तान आया है क्या कर रहा है ये वहां। तो ये सिद्दी मौला एक सूफी संत हुए हैं। इन्होंने बोला, ऐसे ही बाजार में बैठे थे, उन्होंने बोला कि यार ये क्या नया सुल्तान आया है। वहां से वो आया मलिक छज्जू, 2 बार आके गया, उसको माफ कर दिया। इधर राणा हमीर से हार के आ गया, और खिसियानी बिल्ली खम्बन नोचे कह रहा है कि मैं एक बाल के बराबर नहीं समझता। अरे तेरे खुद के बाल उड़े हुए हैं, किसी और को सुल्तान बना। तो इसको ये बात पता चली जलालुद्दीन खिलजी को, और कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने इसको ही मरवा दिया। जबकि अपने आप में आप कभी भी इतिहास उठा के पढ़ेंगे, कभी भी किसी सूफी संत को किसी शासक ने मरवाया नहीं है। लेकिन हम कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने इसको मरवा दिया। एक तरफ ये इतने लोगों को माफ कर रहा है और ये सिद्दी मौला को मार रहा है। तो हो जाता है 60 के बाद थोड़ा सठियाना शुरू लोगों का हो जाता है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि इसने, कुछ चोर लुटेरे थे, वो दिल्ली आए और दिल्ली में लूटपाट मचा रखी थी। उनको इसने कुछ नहीं कहा और बहुत इजीली समझा के वापस भेज दिया। बाद में इसने कहा, इसको पता नहीं चला कि यार ये हो क्या रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसने कहा ठीक है यार, जो आ रहा है उसका तो नहीं, लेकिन जो जा रहा है, एक्सपेंडिचर है, वो तो पता होना चाहिए। तो इसने एक दीवाने वकीफ नाम के, दीवाने वकूफ करके एक डिपार्टमेंट खुलवाया, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। बाद में हम देखते हैं मंगोलों के इसके टाइम पे आक्रमण हुए हैं। तो अब आप लिखना शुरू करिए, धीरे धीरे मैं बताता हूँ, इसके बारे में ज्यादा है नहीं पॉइंट, कहानी इतनी ही थी। आगे लिखिए। अब कहां तक लिखा था लास्ट पॉइंट? Established Khilji dynasty, also known as Khilji revolution. हाँ ठीक है, आगे लिखिए। इट सर उसी के शॉक्ड बाद से द लेकर सुपरमेसी। हेलो, सर उसी के बाद से लेकर आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी, साबिर। विशाल बोल रहा है, विशाल।
सर उसके बाद से ही लिखना है ना? हाँ, आगे लिखो, आगे लिखो। इट हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ टर्क नोबल्स। मैंने बताया ना, टर्क्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो जब ये राजा बना इससे वो लोग बड़े आहत हो गए। इससे तुर्क श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को आघात लगा। इससे तुर्क श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को आघात लगा। इट हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ टर्क नोबल्स या टर्क सुपरमेसी। आगे लिखो। खिलजी रूलर्स एडॉप्टेड द इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। खिलजी रूलर्स एडॉप्टेड द इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। खिलजी रूलर्स सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। खिलजी रूलर्स सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। अगला पॉइंट लिखो। अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, ये तो मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया खिलजियों के बारे में, ठीक है। अगला लिखो। He was the first Sultan of Delhi Sultanate to have a benevolent attitude towards Hindus. First Sultan of Delhi Sultanate to have a benevolent attitude towards Hindus. सर ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन ही चल रहा है अभी। अलाउद्दीन कहाँ आया? जो कहानी सुनाई उसको लिखवा तो दो भाई, वरना फिर कहोगे रिवीजन कैसे करें। First Sultan of Delhi Sultanate to have a benevolent attitude towards Hindu. यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति एक दयालु नीति रखी। ठीक है, आगे लिखना। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू हैव अ बेनिवोलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था या प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति दयालु नीति को अपनाया। अब एक स्टेटमेंट लिखना, ठीक है, और यहां डैश करके लिख देना जलालुद्दीन खिलजी। ये डायरेक्ट आ सकता है तुम्हारे प्री में क्वेश्चन कि ये स्टेटमेंट किसका है। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो। द स्टेट इन इंडिया कुड नॉट बी अ ट्रूली इस्लामिक स्टेट। द स्टेट इन इंडिया कुड नॉट बी ट्रूली इस्लामिक स्टेट। भारत का राज्य पूरी तरीके से मुस्लिम राज्य नहीं हो सकता। The state in India could not be truly Islamic in nature. भारत का राज्य पूरी तरीके से मुस्लिम राज्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब लिखो अगला पॉइंट। ही रूल्ड फॉर अ ईयर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड किलोखरी। इसने एक साल तक किलोखरी नामक स्थान से शासन किया। मैंने बताया था ना, इसने कहा यार दिल्ली नहीं जाते, वहां की जनता तो पत्थर लेके मारेगी।
ही रूल्ड फॉर ए ईयर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड किलोखरी। इसने 1 वर्ष तक अपना शासन किलोखरी नामक जगह से चलाया। ये अब दिल्ली में ही आता है, पहले दिल्ली से 7-8 किलोमीटर पड़ता था, अब तो दिल्ली के अंदर ही आती है जगह। ही डिड नॉट यूज थ्रोन ऑफ बलबन। इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। इसने कहा जी मैं कैसे कर सकता हूं, वो तो मेरे बॉस रहे हैं, हाउ कैन आई यूज हिज चेयर। तो इसने अलग से अपने लगवाया था, उस सिंहासन पे नहीं बैठा था। इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। अब जैसे मैंने ये पॉइंट लिखवाया, ये अपने आप में बहुत फैक्चुअल पॉइंट है कि भाई कोई आपसे पूछे, जिसके चांसेस कम है कि भाई ऐसा कौन सा राजा था जिसने सिंहासन नहीं उसके। अब आपको इसमें नहीं जाना सर, वो सोने का सिंहासन था, चांदी का था, उसमें कौन से नग लगे थे, वहां तो मयूर सिंहासन था, इतना नहीं जाना। ठीक है, जितना बताया जा रहा है फोकस्ड स्टडी करिए। सर लास्ट लाइन। इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। ही डिड नॉट यूज थ्रोन ऑफ बलबन। इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। He avoided harsh punishments even to those who revolted against him. इसने कठोर कारावास या कठोर सजाओं का प्रावधान खत्म किया। He avoided harsh punishments even to those who revolted against him. इसी में आगे लिखना सब पॉइंट बना के, आप कैसे भी। He forgave revolt of मलिक छज्जू। इसने मलिक छज्जू के विरोध विद्रोह को माफ कर दिया। He forgave the revolt of मलिक छज्जू। इसने रणथंभौर पर कई बार, इसने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया। ये एक काम करो, सुनो, रुको रुको रुको, अब डालो रणथंभौर कैंपेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान। फिर कह रहा हूं, ये सन याद नहीं करना, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। रणथंभौर, वो जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान, रणथंभौर कैंपेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। पहला लिखो, बस ऐसे करके लिखना, कुछ नहीं। फर्स्ट अटैक इन 1290, हमीर चौहान ऑफ रणथंभौर डिफीटेड हिम। पहला आक्रमण 1290, हमीर चौहान ने इसे हरा दिया। दूसरा आक्रमण, आक्रमण क्या, ये लिखो, सेकंड टाइम ये कब आया, 1292 में। इसके आगे पॉइंट लगा के लिखना, यह बिना हमला करे या बिना आक्रमण करे वापस लौट गया। ही रिटर्न बैक विदाउट अटैकिंग। और यहां पे स्टेटमेंट लिख लेना जलालुद्दीन खिलजी का। इसने क्या कहा था, मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आई डू नॉट कंसीडर सच 10 फोर्ट्स इवन इक्वल टू इवन 1 हेयर ऑफ मुस्लिम्स। मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। I do not consider such 10 forts
इक्विवेलेंट टू, इंग्लिश वाले इक्विवेलेंट लिखना, फर्क पता है ना, साइंस वालों को पता होगा इक्वल में और इक्विवेलेंट में क्या फर्क है। जैसे हम कहें ये 2 है और ये 3 है, ये इक्वल कभी नहीं हो सकता। इक्विवेलेंट हो सकता है कि हाँ ये 2 कुछ भी चीज रही होंगी, कि हम कहें 2 सेब खाने से आपके अंदर उतनी ताकत आ जाएगी जितनी 3 संतरे खाने से आएगी। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं, ये इक्वल्स टू होता है। भूल जाओ इसको, लेकिन याद रखना इंग्लिश वाले, ठीक है। आई डू नॉट कंसीडर सच 10 फोर्ट्स इक्विवेलेंट टू अ सिंगल हेयर ऑफ माई मुस्लिम्स। मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। बस इसको बंद कर दो, ये स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, ये खत्म हो गया ना रणथंभौर अभियान, आगे लिखो। He gave death penalty to Sufi saint named सिद्दी मौला। इसने सूफी संत सिद्दी मौला को मृत्यु दंड दिया। He gave death punishment to सूफी सेंट सिद्दी मौला। इसने सूफी संत सिद्दी मौला को मृत्यु दंड दिया। अब इस टाइम हो क्या रहा था ना, दिल्ली में चोरी चकारी लूट पाट ठगी बहुत बढ़ गई थी। कोई भी मतलब आदमी सेफ नहीं था। कोई आता किसी का पर्स चुरा के भाग जाता, कोई अपना सोचता कि मैं क्लास के बाद नोट्स रिवाइज करूंगा, लेकिन इंस्टा चलाता, लुटेरे आते उसका मोबाइल चुरा के ले जाते। तो हुआ क्या, पता चला इसको जलालुद्दीन खिलजी को कि क्या सल्तनत में हो रहा है। तो इसने अपने लोगों से कहा, अपने कमांडर से कहा कि ये जो भी हैं इनको 1 महीने में मेरे पास पकड़ के लाइए आप। ऐसा ही हुआ, हुक्म की तामील हो। सुल्तान हिंद ने कहा है कि हो तो हो, लेके आए गए कई सारे 30-35 लोग जो गिरोह के थे अलग अलग, उनको लाया गया। कह रहे आप लोगों को सुल्तान ने बुलाया है और वो आपको दावत देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? दावत। लोग बड़े अचंभे में, अच्छा जी सुल्तान और दावत, हमने ऐसा क्या किया। एक दो को शक भी हो गया था कि भैया ये हलाल होने जा रहे हैं हम लोग। तो एक गए, सुल्तान ने स्वागत किया, आइए 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 खाना खाइए खाना खाइए। तो बोले सुल्तान खाना तो ठीक है, बात क्या है, बात तो बताइए। कह रहे आप खाना खाइए, क्या हो गई दिक्कत, आप खाना खाइए। कह रहे नहीं बता दो, क्या पता आखिरी खाना हो तो मैं उस हिसाब से 2-4 एक्स्ट्रा प्लेट लूंगा, गुलाब जामुन 3 बार ले लूंगा। कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप खाइए खाइए, हम बात करेंगे बात करेंगे, खाना खाया। अच्छा कई लोग होते हैं जब उनको पता है कि 3 तरह के लोग हैं, एक को तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, एक की भूख मट गई। कुछ होते हैं कि नहीं यार अब तो आखिरी खाना है, तेल के खाओ उसको, है गुलाब जामुन बटर नान पनीर मुर्ग मुसल्लम सब खाया। अब जब इन लोगों ने खाना खा लिया, अब ये बोले हाँ सुल्तान बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बढ़िया लजीज पकवान आपने बनवाए, अब बताएं। कह रहे कुछ नहीं, चलिए टहलते टहलते बात करेंगे। कह रहे सुल्तान बताओ ना, इतना क्या सस्पेंस बना रहे हो। कह रहे चलिए टहलते। कह रहे नहीं नहीं, ऐसे ही क्यूमर्स था, उसको भी आप वॉक पे ले गए थे और वो क्यूमर्स आज तक वापस नहीं आया, अब बता दो ना क्या है। कह रहे आप चलिए। तो अब इन सबको नाव में बैठा ला गया, 25-30 लोगों को, इनके अभी पल्ले ना पड़े। अब वहां खड़े होकर सुल्तान ने कहा कि देखो मैं आप लोग से विनती करता हूँ, आज के बाद दिल्ली में ये चोरी चकारी या आसपास के इलाकों में ये छोड़ दीजिए आप लोग और ये मत करिए। और उनको नाव में बैठा के वापस भेज दिया। वो लोग बहुत चक्के रह गए कि ये हुआ क्या। अब आप देख रहे हो, एक आदमी जो एक सूफी संत को भी मरवा दे रहा है और यहाँ लुटेरों को बुलाता है, खाना खिलाता है, और हम सोचते हैं कि नाना पाटेकर की तरह उसके एक चांटा मारेगा सीधे, लेकिन नहीं, वो आराम से उनको नाव में बैठा के वापस भेज देता है। तो काफी अनप्रिडिक्टेबल था ये। ऐसा यूपीएससी है, तुम लोग सोचते हो कि ये सिंहासन के बारे में आएगा, जौहर के बारे में आएगा, नो, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा। इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल सिविल सर्विस कमीशन, ठीक है। चलो लिखो अगला पॉइंट। ही ऑर्गेनाइज फीस्ट फॉर थग्स एंड थीव्स। ही ऑर्गेनाइज फीस्ट फॉर थग्स एंड थीव्स। इसने दिल्ली के ठगों व चोरों को दावत दी तथा नावों द्वारा इन्हें दिल्ली से बाहर भेज दिया। He organized feast for thugs and thieves and sent them out of Delhi by boats.
and sent them out of Delhi by boats. इसने दिल्ली के ठगों व चोरों को दावत दी तथा नावों द्वारा उन्हें दिल्ली से बाहर भेज दिया. He organized feast for thugs and thieves of Delhi and sent them out of Delhi by boats. अगला लिखो, स्टार लगा लेना इस पॉइंट पे जो अगला लिखवा रहा हूं. He established a department दीवाने वकूफ. इसने दीवाने वकूफ नामक विभाग की स्थापना की. आगे लिख लेना एरो करके, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट या व्यय विभाग, कि भाई जितना आ रहा है ठीक है उसका तुम लोग नहीं कर रहे हो, लेकिन जो जा रहा है, जो एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे, उनका तो लेखा जोखा रखो. ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट दीवाने वकूफ. इसने एक नए विभाग दीवाने वकूफ की स्थापना की. अब सुनना, इधर जो मंगोलों के बारे में हमने पढ़ा था, तेमुरिन हुए, उसके बाद जिसको हम चंगेज खां कहते हैं, बाद में हलाकू आया, ऐसे आगे चल चल के यहाँ इनके लीडर हुए एक नेता मंगोलों के, अब्दुल्ला, और एक उलुग खान भी हुए हैं. इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया. कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली पे. ठीक है, तुम में से किसके आसपास डिस्टरबेंस कम है खुद जानते होगे, वो एक जना अपना माइक ऑन रखो, कोई भी. इशिता तुम अपना माइक ऑन कर लो, और जो मैं बोलूं हाँ हूं थोड़ा करते रहो, तुम पता रहेगा कि नेट है कि नहीं है. थोड़ा इशू हो रहा है आज नेट का, है ना. ठीक है, तो दिल्ली में अटैक किया इन दोनों ने. अच्छा, उस टाइम मैंने आपको बताया गुरु अल शब्द, अभी आगे हम पढ़ेंगे अल गुरुश करके जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, अलाउद्दीन, जो इसका भतीजा था जलालुद्दीन का. वो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, मंगोलों को हरा देना. ठीक है, बलबन ने ट्रीटी कर ली. उससे पहले हम देखते हैं वो कौन था, इल्तुतमिश था. उसके टाइम पे मंगोल आए, लेकिन बाउंड्री से चले गए थे. वो भेड़ को जला के, मैंने कहा था धुआं उधर चला गया, सिंध की तरफ चले गए थे. लेकिन अगर अटैक होके जो लड़ाई हुई है वो यही हुई है मंगोलों की. तो इसमें अलाउद्दीन कमांडर था, और जलालुद्दीन के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया. अंडर द लीडरशिप ऑफ जलालुद्दीन खिलजी दिस बैटल वाज फॉट, और हरा दिया था इन लोगों को. और हराया तो हराया, कुछ लोगों को तो बंदी बना लिया था. कहते हैं 3-4 हजार मंगोलों को इन्होंने बंदी बना लिया था. बाद में ये जो मंगोल थे ये यहीं बस गए थे. इवन आप देखेंगे दिल्ली में आज भी एक जगह है मंगोलपुरी करके, वो यही है. अब इनको क्या करा जाए भाई. अच्छा, मंगोलों का जो एक धर्म है ना, ये बड़ा अलग ही तरह का धर्म है. ना तो ये प्रॉपर मुस्लिम भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, समवेयर इक्विवेलेंट टू बुद्धिज्म. और बेसिकली ये ना नेचर की वर्शिप करते हैं. मैंने बताया था ना, जब वो बैठा था आपका चंगेज खान, तो ये कहते हैं कि ऊपर आसमान को देख के कि जो हमें आसमान बताएगा, तो भेड़ को जला देते हैं, और जिधर खैर वो हवा का धुआं, हवा का रुख जिधर होगा उधर ही जाएगा. तो ये लोग बेसिकली नेचर वर्शिप करते थे. तो क्या किया जाए, तो इनको कन्वर्ट कराया गया इस्लाम में, और बाद में कहा गया इनको कहा जाएगा न्यू मुस्लिम्स. क्या कहा जाएगा? न्यू मुस्लिम्स, नवीन मुसलमान. बाद में साथ में भी ये लोग लड़े. आगे हम देखेंगे अलाउद्दीन के टाइम पे, जब अलाउद्दीन गुजरात कैंपेन करेगा 1299 के आसपास, उस टाइम यही कुछ मंगोल इसका साथ नहीं देंगे, और वही राणा हमीर देव के पास चले जाएंगे, रणथंभौर. वो आगे अलाउद्दीन में पढ़ेंगे. तो अगला पॉइंट लिखो इसमें, मंगोलियन लीडर अब्दुल्ला. अब माइक बंद कर लो बेटा, तुम्हारी तरफ से भी शोर आ ही रहा है. मंगोलियन लीडर अब्दुल्ला एंड उलुग खान भी लिख लेना. ये उलुग है यार, मैं गलत लिखवा गया. बंगोलों के नेता उलुग खान और अब्दुल्ला ने दिल्ली पर आक्रमण किया. वह जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें पराजित कर दिया. हालांकि कमांडर अलाउद्दीन था, लेकिन कहा यही जाता है आज भी भारतीय सेना लड़ती है, या हम देश में कोई भी काम होता है
तो जो टॉप है, चाहे हमारे पीएम हो या प्रेसिडेंट का, तो वैसे नहीं लेते, पीएम का ही लेते हैं बिकॉज ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो हमेशा नाम उसी का लिया जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मंगोल नेता उलुग खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें पराजित कर दिया। मंगोलियन लीडर अब्दुल्ला एंड उलुग खान अटैक्ड ऑन दिल्ली बट खिलजी डिफीटेड देम। जरूरी नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ, लेकिन तब भी मन हो लिखना, ये 1296 की घटना है। सर वॉइस सही से नहीं आ रही। अच्छा, कहाँ तक सुना आपने? नहीं, ऑडियो आता सर रहा, एक बार फिर से ऑडियो रिपीट। का थोड़ा सा इश्यू है, आज मुझे भी थोड़ा सा फील हो रहा है। ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं क्लास को जल्दी, 2-3 पॉइंट लिखवा के सर। ठीक है सर। सर ये लाइन फिर से इंक्लूड हाँ, बोल रिपीट रहा हूँ, कीजिए ना। बोल रहा हूँ इनायत, बोल रहा हूँ, लिखो। मंगोलियन लीडर अब्दुल्ला एंड उलुग खान, मंगोलियन लीडर अब्दुल्ला एंड उलुग खान अटैक्ड ऑन दिल्ली बट खिलजी डिफीटेड देम। मंगोल नेता उलुग खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पराजित किया। मैंने कहा कि भले ही कमांडर अलाउद्दीन था, लेकिन लिखा जलालुद्दीन ही जाएगा क्योंकि राजा वो था, सुल्तान वो था। मंगोल नेता उलुग खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पराजित किया। मंगोल लीडर उलुग खान अब्दुल्ला अटैक्ड ऑन दिल्ली बट खिलजी डिफीटेड देम। जी सर, लिख लिया। मंगोल लीडर उलुग खान with 4,000 Mongols settled in Delhi. मंगोल नेता उलुग खान 4000 मंगोलों के साथ दिल्ली में ही बस गया। मंगोलियन लीडर उलुग खान with 4,000 Mongols settled in Delhi. मंगोल नेता उलुग खान 4000 मंगोलों के साथ दिल्ली में ही बस गया। And they were forced to follow Islam. और उन्हें इस्लाम स्वीकार कराया गया। They were forced to follow Islam. सर एक बार रिपीट कीजिए। They are forced to follow Islam. उन्हें इस्लाम को स्वीकार करवाया गया, या इन मंगोलों को इस्लाम स्वीकार कराया गया। They are सर called इसका as पहले वाला पॉइंट। a Mongolian leader Ulugh Khan with 4,000 Mongols settled in Delhi. They adopted Islam. They are called as new Muslims in history. इन्हें इतिहास में, मंगोलों के इतिहास में, इन मंगोलों को इतिहास में नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। These Mongols are called as new Muslims in history. आगे देखो, अब आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही। अब इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन, उसने कहा चचा जान, आप सुल्तान बन चुके हिंदुस्तान के, उम्र भी आपकी हो रही है, लेकिन क्या आप यूं नॉर्थ 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 खेलते रहते हो? कभी साउथ में भी चलो, समुद्रों में घूम के आओ, डेक्कन की तरफ बढ़ो। तो इसने सजेस्ट किया था, तो जलालुद्दीन ने इसको भेजा कि जाओ तुम दक्षिण की तरफ अभियान करो। और इधर महाराष्ट्र की तरफ जगह पड़ती है देवगिरी। क्या जगह पड़ती है? देवगिरी। यहां इसने अटैक किया। लिखो, हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन देवगिरी। ब्रैकेट में लिख देना सदर्न इंडिया। और देवगिरी को लूट के वापस आ गया था। इसके बाद ही ये इसको जो कारा की जागीर कारा का तो था ही, जागीर दे दी थी। मलिक छज्जू ने जब दोबारा अटैक किया था, कारा की जागीर किसको दे दी थी? अलाउद्दीन को। ये यहीं पे कारा आ गया था। और उसके बाद जब जलालुद्दीन आया कारा, तो तुम लोगों ने देखा ही है अलाउद्दीन क्या कहता है, ये तोहफा हमने खुद को दिया है, और ये जलालुद्दीन को मार देता है। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट लिख लो। इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया। इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया। हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन देवगिरी इन साउथ इंडिया।
लास्ट में लिख दो अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड असेंडेड टू द थ्रोन। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, सल्तनत पीरियड में सबसे पहले सदर्न इंडिया कैंपेन किसने किया, किस शासक ने किया? सर क्या? सर दक्षिण लास्ट भारत जलालुद्दीन में खिलजी ने। बहुत बढ़िया, जलालुद्दीन खिलजी ही आंसर लगाएंगे आप, क्योंकि राजा उस टाइम कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर, एक क्वेश्चन पूछूं? क्वेश्चन पूछिए, दो पूछिए रोहित। सर जो मलिक का कफूर कौन था फिर से वो? सर जो बेटा अभी आगे अलाउद्दीन आएगा, का मूवी मूवी मत याद रखना, मूवी में गलत दिखाया है। मूवी में दिखाया है कि ये जलालुद्दीन उसको लेके आता है, वो सरासर गलत है। आगे हम देखे जब अलाउद्दीन गुजरात जाएगा 1299 में, तब वहां से लेके आता है वो मलिक कफूर को। पढ़ेंगे उसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी killed him and ascended to the throne of Delhi. अलाउद्दीन खिलजी ने, सर हिज नेफ्यू वाला। his nephew Alauddin Khilji attacked on Devgiri in South India. इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी killed him and ascended to the throne of Delhi. Ascended, ठीक है? हो गया, लिख लिया? नहीं सर नहीं सर। क्या नहीं लिखा यार, इतना तुम लोग धीमे लिखते हो यार। सर हाँ बोलिए। सर साउथ में सर तो बैकग्राउंड अलाउद्दीन नॉइज। रहता है, वो अरे जलालुद्दीन यार एक जना बोलो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, गया वो था लेकिन उस टाइम राजा तो जलालुद्दीन था। इसलिए क्वेश्चन आए कि सल्तनत पीरियड में सबसे पहले साउथ इंडियन कैंपेन किस राजा के टाइम हुआ, तो आप जलालुद्दीन ही कहेंगे, यस ठीक है? यस। फिर आखिरी बार बोल रहा हूँ, लिख लो हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन देवगिरी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। थोड़ा जल्दी लिखा करो, ठीक है? यस सर। परसों मिलते हैं, जी सर ओके। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।